जो लोग स्मॉल बाउल की डिजीज से परेशान होते हैं वही जानते हैं कि ये कितनी डिफ़िकल्ट है, बिकॉज एक्चुअली स्मॉल बाउल को हम पहले डार्क कॉन्टिनेंट ऑफ द इंटेस्टाइन कहते थे, वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता था। 99.9% ऑफ पेशेंट्स को ये प्रोसीजर्स का आइडिया नहीं लगता। कुछ पेशेंट जो हाई रिस्क होते हैं, जिनको कार्डिक प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता, उनको माइल्ड सेडेशन देके, पेशेंट को एक्सप्लेन करके और लोकल सेडेशन देके इन प्रोसीजर्स को किया जा सकता है। Hello, welcome back to the podcast. Myself Dr. Hitesh, consultant at Medanta the Medicity in the gastroenterology department. आज हमारे साथ है डॉक्टर राजेश पुरी, वाइस चेयरमैन इन द gastroenterology department Medanta the Medicity at गुड़गांव. So आज हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द स्मॉल बाउल डिसीजेस. नॉर्मली हम अपर जीआई एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी से बड़ी आंत की और इसोफेगस की जांच कर लेते हैं, लेकिन बीच में 2 to 8 मीटर का स्मॉल इंटेस्टाइन होता है जहां पे पहुंचना मुश्किल होता है. तो डॉक्टर पुरी, आप इसको एंडोस्कोपिकली कैसे इवेल्यूट कर सकते हैं? थैंक यू डॉक्टर हितेश। और जो लोग स्मॉल बाउल की डिजीज से परेशान होते हैं वही जानते हैं कि ये कितनी डिफ़िकल्ट है, बिकॉज एक्चुअली स्मॉल बाउल को हम पहले डार्क कॉन्टिनेंट ऑफ द इंटेस्टाइन कहते थे, वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता था। एंडोस्कोप की लेंथ 1 मीटर तक होती है, 150 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर। थोड़े लंबे स्कोप होते हैं जो 230 सेंटीमीटर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन 8 मीटर लंबे इंटेस्टाइन को कॉन्कर करना बहुत डिफिकल्ट है। तो पिछले कुछ सालों में 2 इम्पॉर्टेंट मॉडलिटीज़ आई हैं। एक तो कैप्सूल एंडोस्कोपी, आपने सुना होगा, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी अवेयर। ये एक पिल होती है जो करीब 11 मिलीमीटर बाय 22 मिलीमीटर की होती है। आप इसको पानी के साथ स्वेलो करते हैं और ये एक चिप के द्वारा इंटेस्टाइन की 60,000 फोटोग्राफ्स लेती है और ये पूरी इंटेस्टाइन में ट्रेवर्स करती है, और उस फोटोग्राफ को हम कंप्यूटर पे डाउनलोड करके देखते हैं। उससे हमको स्मॉल इंटेस्टाइन के कोई ब्लीडिंग एरिया हो, ट्यूमर हो, अल्सर्स हो, उसका पता चल जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यह है कि एज एंडोस्कोपिस्ट वी कैन गिव द डायग्नोसिस, बिकॉज सीटी स्कैन, एमआरआई से जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन को देखते हैं तो हमको एक ब्रीफ आइडिया लगता है कि ये प्रॉब्लम हो सकती है। बट कैप्सूल इज लाइक ए रियल टाइम एंडोस्कोपी। यू स्वेलो द पिल, इट गिव्स 60,000 फोटोग्राफ एंड यू आर सीइंग। इसके अलावा जो 2 इंपॉर्टेंट चीजें हमारे पास में, बलून असिस्टेड एंट्रोस्कोपी होती है। बलून असिस्टेड मींस द प्लीटिंग, व्हाट वी डू, वी हैव गॉट एंडोस्कोप, उसके ऊपर 2 बैलून लगे होते हैं और हम स्मॉल इंटेस्टाइन को प्लीट कर लेते हैं। उससे हम मुंह के जरिए और टॉयलेट के जरिए जाके पूरी इंटेस्टाइन को एग्जामिन कर सकते हैं। न सिर्फ एग्जामिन कर सकते हैं, अगर कोई ब्लीडिंग पॉइंट होता है तो उसके ऊपर हम क्लिप लगा सकते हैं, उसको कॉटराइज कर सकते हैं। अगर किसी को नैरोइंग है तो हम उसको बैलून से डायलेट कर सकते हैं। अगर कोई ब्लीडिंग पॉइंट है तो उसके ऊपर हम उसको बर्न कर सकते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की डिजीज के लिए पहले मोस्ट ऑफ दीज पेशेंट्स रिक्वायर सर्जरी, और सर्जन्स के लिए भी बहुत डिफिकल्ट होता था स्मॉल इंटेस्टाइन को ये देखना कि किस पार्ट में प्रॉब्लम है। जब तक कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती थी, सर्जन्स के लिए भी बहुत मुश्किल होता था सर्च करना। हम लोग एंडोस्कोप को ड्यूरिंग सर्जरी इंटेस्टाइन में नेक लगा के एंडोस्कोप को ट्रेवर्स करते थे। ये बहुत कम्बरसम प्रोसीजर होता था, कॉस्टली होता था, बहुत इन्वेजिव होता था। बैलून असिस्टेड एंट्रोस्कोपी से हम एंडोस्कोपी रूम के अंदर पेशेंट्स की एंडोस्कोपी कर सकते हैं और पूरी इंटेस्टाइन को मुंह और लैट्रिन के रास्ते दोनों से पूरी इंटेस्टाइन को एग्जामिन भी कर सकते हैं और साथ ही साथ उसको ट्रीट भी कर सकते हैं। नाइस सर। सो सर, इट इज अ पेनफुल प्रोसीजर और अंडर सेडेशन? सो डॉक्टर हितेश, मैंने पहले वाले पॉडकास्ट में भी बताया था, आज की तारीख में मेदांता मेडिसिटी के अंदर कोई भी प्रोसीजर विदाउट सेडेशन, विदाउट डीप सेडेशन नहीं किया जाता। 99.9% ऑफ पेशेंट्स को ये प्रोसीजर्स का आइडिया नहीं लगता। कुछ पेशेंट जो हाई रिस्क होते हैं, जिनको कार्डिक प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता, उनको माइल्ड सेडेशन देके, पेशेंट को एक्सप्लेन करके और लोकल सेडेशन देके इन प्रोसीजर्स को किया जा सकता है। तो सर, ये ओपीडी बेसिस पे हो सकता है कि इसके लिए भर्ती होने की जरूरत? अगर पेशेंट को कोई कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं है, जैसा मैंने बताया, हार्ट फेलियर नहीं है, किडनी प्रॉब्लम नहीं है,
और कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है सर्जरी की, तो ये सारे प्रोसीजर्स डे केयर के अंदर किए जा सकते हैं। और सर कोई जैसे किसी पेशेंट को जीआई ब्लीड होता है तो उसमें इसका क्या रोल है? तो जीआई ब्लीड के अंदर जीआई ब्लीड जनरली 3 तरीके से प्रेजेंट करती है। या तो पेशेंट्स को ब्लैक कलर के स्टूल आते हैं, या पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्लीड होती है तो रेड ब्लड आता है, या माइक्रोस्कोपिक ब्लड लॉस होता है। तो जिन पेशेंट्स को ब्लैक स्टूल्स आते हैं उसको हम एंडोस्कोपी के जरिए, बैलून असिस्टेड एंट्रोस्कोपी के जरिए हम जाके उस एरिया को पता लगा सकते हैं, उसकी बायोप्सी ले सकते हैं। अगर कोई ट्यूमर हो, अगर अल्सर हो तो उसकी बायोप्सी ले सकते हैं। और कोई लीजन जिनको फलग्रेट करना हो, जिनको क्लिप लगाना हो, उनको हम फलग्रेट भी कर सकते हैं और उसके ऊपर क्लिप भी लगा सकते हैं। Thank you so much, Dr. Rajesh Puri, sharing a knowledge regarding capsule endoscopy, single balloon enteroscopy and double balloon enteroscopy, which is a useful tool for the GI bleeding and many small bowel diseases. Thank you for watching this video cast. We will share our next session coming soon. थैंक यू डॉक्टर हितेश। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि मेदांता मेडिसिटी गुरुग्राम में जो हमने पिछले 4 पॉडकास्ट में डिस्कस किया है, थेरेपेटिक एंडोस्कोपी, इमेज एनहांसमेंट एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, ERCP, कोलिंजियोस्कोपी, थर्ड स्पेस, कैप्सूल एंडोस्कोपी एंड बैलून असिस्टेड एंट्रोस्कोपी, ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है पिछले करीब 10 से 15 साल से। और ये रूटीनली हम अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में करते हैं और पेशेंट्स इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा लेते हैं। थैंक यू।